तो जय हिंद बच्चों। बेटा देखो, हम लोग ये जो सीरीज शुरू किए हैं, है ना, जो टॉप क्वेश्चंस के फॉर्म में हम लोग पूरे चैप्टर का वन शॉट वीडियो देख रहे हैं, है ना। तो इसी के सिलसिले में बेटा आज हम लोग जो अपने नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर होता है। कौन सा? एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक का एप्लीकेशन क्या क्या है? देखो बेटा, बायोटेक्नोलॉजी में आपके यहाँ दो चैप्टर हैं, ठीक है, दो चैप्टर हैं। और इस दो चैप्टर से बेटा आपके एग्जाम में 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अब पूरे चैप्टर्स में अगर देखा जाए तो ये सबसे छोटे चैप्टर्स हैं, ठीक है। और इनमें हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है ना बेटा। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन हम लोग देखेंगे? पहली बात तो ये देखो, बायोटेक का यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है। एग्रीकल्चर में हो रहा है, मेडिसिन में हो रहा है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में, बायोटेक एंड सोसाइटी में। और फिर इसके बाद इन सब को मिला के कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो बनते हैं बेटा, उनको हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग इस पूरे चैप्टर में कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? एक्सप्लेन बीटी कॉटन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो देखो, बीटी कॉटन, कॉटन का मतलब आप समझ ही रहे हो बेटा क्या होती है ना। अब बीटी, बीटी वर्ड आया है एक बैक्टीरिया से, जिस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस थ्यूरिनजिएनेसिस। बैसिलस थ्यूरिनजिएनेसिस नाम है, ठीक है बेटा। तो वही चीज लिखा कि बीटी कॉटन जेनेटिकली मॉडिफाइड। जेनेटिकली मॉडिफाइड हम लोग किसको कहेंगे? कि जिनमें अगर हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन में मॉडिफिकेशन कर दे रहे हैं, तब उसको कहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो बीटी कॉटन उसी का एग्जाम्पल है। दैट हैज बीन इंजीनियर्ड टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट हार्मफुल इंसेक्ट्स और पेस्ट्स। व्हाट इज बीटी कॉटन? बीटी कॉटन है क्या? बीटी स्टैंड्स फॉर बैसिलस थ्यूरिनजिएनेसिस, a naturally occurring soil bacterium. Scientists take a gene from this bacterium and insert into a cotton plant. मतलब ये होता है कि जो हमारे पास बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया से इसका जीन निकालेंगे। इस जीन को किस में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा बेटा? कॉटन के प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। दिस जीन इनेबल्स द कॉटन प्लांट टू प्रोड्यूस अ बीटी टॉक्सिन। जब ये उस प्लांट के अंदर जाएगा तो वहाँ पे बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, और वो टॉक्सिक होता है। और जब किसके लिए? बॉलवॉर्म्स के लिए बेसिकली, या स्पेशली बॉलवॉर्म के लिए, और ह्यूमन के लिए हार्मफुल होता है, ठीक है ना बेटा। तो यही चीज़ है, जैसे मान लीजिए कि जब ये यहाँ पे बीटी इंट्रोड्यूस किए प्लांट के अंदर, तो ये क्या बनाया? यहाँ पे टॉक्सिन बना लिया। अब जब कोई भी बॉलवर्म इस कॉटन को आके खाएगा, तो ये होगा कि ये उसके गट में पहुंचा, ठीक है। ये मान लो ऑर्गेनिज्म है, ये उसके जो है गट में पहुंचा। गट माने एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल का पीएच बेटा जैसे ही इसको एल्कलाइन पीएच मिलेगा, ठीक है, एल्कलाइन पीएच मिलने के बाद ये तुरंत हो जाएगा टॉक्सिक। और टॉक्सिक होने के बाद क्या करेगा? इसकी जो एपिथेलियल टिश्यू है, इस एपिथेलियल टिश्यू को ये क्या करेगा? परफोरेट कर देगा, यानी कि यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे पोर्स बना देंगे। और फाइनली इस लार्वा की क्या हो जाएगी, या इस बॉलवर्म की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी, ठीक है ना। वही बात लिखा है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? कि पेस्टिसाइड के यूज को कम कर देता है, प्लांट की जो यील्ड है, प्रोडक्टिविटी, उसको बढ़ा देता है। जो फार्मर्स हैं उनके लिए इकोनॉमिक बेनिफिशियल प्रोवाइड कर देता है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है। और जो कॉटन की क्वालिटी है वो भी क्या हो जाती है बेटा? बढ़ जाती है इसके यूज से। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि व्हाट इज क्राई प्रोटीन। क्राई प्रोटीन क्या होता है? हाउ डज इट प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम पेस्ट। यह पेस्ट से प्लांट को कैसे प्रोटेक्ट करता है? तो देखो, क्राई प्रोटीन, क्राई का मतलब है बेटा क्रिस्टल। क्या? क्रिस्टल प्रोटीन। एज एन इज एन इंसेक्ट किलिंग प्रोटीन मेड नेचुरली बाय द सॉइल बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस थ्यूरिनजिएनेसिस। मतलब जो ये हम लोग बैक्टीरिया देखे थे ना, इसी ये जो हम लोग जीन निकाले हैं, इसी जीन को क्या कह रहे हैं? क्राई जीन कह रहे हैं। अब ये क्राई जीन आगे जाके किसका फॉर्मेशन करेगी? मल्टी स्टेप से क्राई प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेगी। क्राई प्रोटीन का फॉर्मेशन ये करेगी। तो वही चीज़ कहा कि व्हाट एग्जैक्टली इज क्राई प्रोटीन। क्राई प्रोटीन वास्तव में है क्या? कि क्राई प्रोटीन्स आर टॉक्सिक ओनली टू स्पेसिफिक insects, mainly caterpillars, beetles or mosquitoes, depending on its type. They are harmful to humans, animals and most beneficial insect.
ईच क्राई प्रोटीन टारगेट्स ओनली सर्टेन पेस्ट नॉट ऑल इंसेक्ट। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी इंसेक्ट को खत्म करने के लिए क्राई प्रोटीन का यूज कर लो ना, ऐसा नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप अगर देखें हम लोग तो इन सबसे पहले क्या हो गया, अभी बताया ना कि इंसेक्ट प्लांट को ईट किया, फिर उसके बाद एक्टिवेटेड इन इंसेक्ट गट, उसके गट में एक्टिवेट होगा, फिर बाइंड्स टू गट सेल से जो है बाइंड करेगा, क्रिएट्स होल इन गट वॉल, परफोरेट कर देगा, और फिर उसके बाद उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ये चीज़ यहाँ पे आप देख रहे हो, सबसे पहले ये बाइट कर रहा है, फिर उसके गट में जा रहा है, फिर यहाँ पे बाइंड कर रहा है, बाइंड करने के बाद फिर क्या हो रहा है, इंसेक्ट खाने कम कर दे रहा है, और फिर उसकी जो परफोरेशन आप देख रहे हो यहाँ पे, ये क्या हो रही है बेटा, देखो इस तरीके से परफोरेशन हो जा रहा है, जिसके चलते उसकी क्या हो जा रही है, डेथ हो जा रही है। ठीक, फिर क्वेश्चन आते हैं व्हाट आर जीएम क्रॉप्स, गिव एग्जांपल्स एंड एडवांटेज। जीएम क्रॉप्स माने बेटा क्या होता है, गुड मॉर्निंग क्रॉप्स नहीं, जीएम क्रॉप्स माने होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जैसे हम लोग बीटी देखे ना, बीटी क्रॉप्स, तो बीटी आपके एग्जाम में अगर चाहे बीटी क्रॉप्स आए, जीएम क्रॉप्स आए, या बीटी कॉटन आए, सबका आंसर आप यहाँ पे सेम लिख सकते हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट बेटा सेम है, क्वेश्चन इसके अलग अलग हो सकते हैं। तो जीएम क्रॉप्स are plants whose DNA has been changed using biotechnology to add useful traits. Scientists insert a specific gene, often from another organism, to improve the crop. इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो गए, बीटी कॉटन हो गया, गोल्डन राइस हो गया, जीएम मेज हो गया, कॉर्न एंड जीएम सोयाबीन। ठीक है ना, ये जैसे गोल्डन राइस बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको देखो ये गोल्डन राइस दिख रहा है। गोल्डन राइस में एक बात ध्यान देना बेटा कि विटामिन ए रिच होता है, ये विटामिन ए की मात्रा इसमें बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी कि बीटा कैरोटीन। अगर विटामिन ए नहीं दिया है तो आप क्या टिक करोगे बेटा, बीटा कैरोटीन। ठीक है ना, फिर इसके बाद हमारे पास क्या था, एडवांटेज इसके क्या क्या हैं, अभी हम लोग देखे भाई कि हायर यील्ड हो जाता है, पेस्ट एंड डिजीज रेजिस्टेंस होता है, इम्प्रूव न्यूट्रिशनल वैल्यू ना, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा देता है, हर्बिसाइड टॉलरेंस होता है, हर्बिसाइड का यूज जो है कम करना पड़ेगा, स्ट्रेस टॉलरेंस होता है, स्ट्रेस कम, प्लांट को कौन स्ट्रेस होगा हो बताओ। अगर लोग कहेंगे बेटा कि प्लांट का स्ट्रेस है, तो प्लांट का स्ट्रेस होने का मतलब ये कि जैसे अगर प्लांट को पानी की आवश्यकता है और इसको आप पानी नहीं दे रहे हो, तो ये प्लांट के लिए स्ट्रेस हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे सनलाइट बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है, सनलाइट जो है प्लांट को बहुत ज़्यादा मिल रही है जितना उसका आवश्यकता नहीं है, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगी, स्ट्रेसफुल कंडीशन हो जाएगी, या हम लोग ये कहें कि अनफेवरेबल कंडीशन जो होगी वो प्लांट के लिए क्या होगी, स्ट्रेसफुल कंडीशन होगी। ठीक है, लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट भी क्या होता है फार्मर्स के लिए कम हो जाता है। ठीक है, अब होता है व्हाट इज आरएनए इंटरफेरेंस, ये बेटा सीबीएसई का बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है, और कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसको देखो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, तो आप ऐसे समझ लो कि आरएनए इंटरफेरेंस यानी कि आरएनएआई इज एन मेथड ऑफ जीन साइलेंसिंग इन विच डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इंक्लूड्स degradation of a specific mRNA, preventing protein synthesis. It has been used to develop nematode-resistant tobacco plant by silencing essential gene of meloidigyne incognita. या इसे हम लोग पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट भी कहते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट कहते हैं। यही बेटा कि यहाँ पे आरएनए चूंकि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और बना लेगा ये डबल स्ट्रैंडेड, तो फिर ये जाके जो प्लांट है उससे बाइंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, जब बाइंड नहीं हो पाएगा तो प्लांट को इफेक्ट नहीं कर पाएगा। अब अगला हमारे पास जो आता है बेटा क्वेश्चन, वो क्या होता है कि डिफाइन रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन, हाउ इज इट प्रोड्यूस्ड। रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन क्या होता है, तो देखो रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन इज ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस्ड यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक rather than extracted from other animals. हाउ रिकॉम्बिनेंट, कैसे इसको जो है बनाएंगे हम लोग, सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन जीन, जो ह्यूमन के इंसुलिन को बनाने वाला जीन है, जैसे मान लो ये है ह्यूमन, ठीक है, इससे उसके जीन को हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, जीन को निकाल लिए, अब इंसर्शन इनटू वेक्टर, अब इसको किसी एक वेक्टर में, जैसे ये मान लो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया मान लो कौन सा ले रहे हैं बेटा, हम लोग ई कोलाई ले रहे हैं। ठीक, अब इसको इस ई कोलाई का जो हम लोग प्लाज्मिड निकाल लेंगे, अब निकालने के बाद इन दोनों को इंट्रोड्यूस कर देंगे। ठीक, तो इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो अब देखो ना, द इंसुलिन जीन इज इंसर्टेड इनटू प्लाज्मिड एंड यूजुअली फॉर्म बैक्टीरियम लाइक ई कोलाई, अब ट्रांसफर इनटू होस्ट सेल, अब इसको हम लोग एक होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कर देंगे। ठीक, होस्ट सेल में जब इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे, जैसे वो ई कोलाई हो सकता है या ईस्ट हो सकता है ना, इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या होता है बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है।
फिर अब क्या हो गया, एक्सप्रेशन ऑफ द जीन, द होस्ट सेल्स मल्टीप्लाई एंड यूज द इंसर्टेड ह्यूमन जीन टू सिंथेसाइज इंसुलिन प्रोटीन। अब ये क्या करेगा, अपने नंबर को बढ़ाता जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से जो हम लोग जीन इंट्रोड्यूस किए हैं इसका भी नंबर बढ़ जाएगा। फिर इसका हार्वेस्टिंग करेंगे और प्यूरिफिकेशन करेंगे, ठीक। कितनी इंसुलिन में कितनी चेन होती हैं, अल्फा चेन और बीटा चेन। अल्फा में 141 अमीनो एसिड होता है, और जबकि बीटा कितनी होती है, 146 अमीनो एसिड की होती है, ठीक है ना। सॉरी, ये हीमोग्लोबिन का होता है, ठीक है। तो ये देखो अल्फा और बीटा चेन होती है, तो एक एक हम लोग अल्फा चेन निकालेंगे, एक बीटा चेन निकालेंगे, बाद में दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ दोनों में डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और इस तरीके से हमारी जो इंसुलिन तैयार होगी उसको हम लोग क्या नाम देंगे बेटा, ह्यूमुलिन नाम देंगे। क्या नाम दे देंगे, ह्यूमुलिन। और ह्यूमन इंसुलिन को सबसे पहले सिंथेसाइज किया था 5 जुलाई 1983, ठीक है। एक अमेरिकन कंपनी थी जिसका नाम था इली लिली, ये कंपनी थी जिन्होंने सिंथेसाइज किया था ह्यूमन। तो ये चीज़ देखो ना, ये एक आपको दिख रहा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एक यहाँ पे दिख रहा है, दूसरा यहाँ पे। मान लो यहाँ से हम लोग अल्फा चेन निकाल रहे हैं, यहाँ से बीटा चेन निकाल रहे हैं, फिर इसको देखो ट्रांसफॉर्म कर दे रहे हैं इकोलाई होस्ट के साथ, फिर एक ये सिंथेसाइज की ए और बी चेन, यानी कि अल्फा और बीटा चेन सिंथेसाइज की। अब दोनों को आपस में जोड़ दिए, कौन सा बॉन्ड बन गया, डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गया। बेटा ध्यान देना, नेचुरल कंडीशन क्या होता है कि ये मान लीजिए कि अपने पास दो चेन है, अल्फा एंड बीटा चेन, या ए एंड बी चेन, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करती है कौन, सी चेन। इसको हम लोग कहते हैं प्रो इंसुलिन कहते हैं। अब ये प्रो इंसुलिन बाद में आगे चल के मैच्योर इंसुलिन बनाती है, तो इसके बीच में सी पेप्टाइड जो है क्या होता है, हट जाता है, और इस बीच में क्या बन जाता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाते हैं, ठीक है। डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाते हैं, और इस तरीके से क्या सिंथेसाइज होती है हमारी मैच्योर इंसुलिन। अच्छा, इंसुलिन निकलता कहाँ से है, जो बेटा हम लोगों को पेंक्रियाज होता है, देखते हैं ना लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो ये पेंक्रियाज से क्या रिलीज होता है, पेंक्रियाज में होती हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इन आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से दो मेनली दो तरह की सेल होती हैं, अल्फा एंड बीटा सेल। अल्फा सेल किसका सिक्रेशन करती है, ग्लूकेगॉन का, और बीटा सेल किसका सिक्रेशन करती है बेटा, इंसुलिन का सिक्रेशन करती है, ठीक है, इंसुलिन का सिक्रेशन। यही अगर इंसुलिन की जब कमी होती है तो एक हाइपरग्लाइसीमिया का केस बनता है, ठीक। जब हाइपरग्लाइसीमिया का केस बनता है, और ये हाइपरग्लाइसीमिया आगे जाके डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है, कौन सा, डायबिटीज मिलाइटस, ठीक है। तो उसी से बचने के लिए ये ह्यूमन इंसुलिन को तैयार किया गया लैब में। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन हमारे पास कि व्हाट इज जीन थेरेपी, एक्सप्लेन विद एडीए डिफिशियंसी एज एग्जांपल, ठीक है। एडीए जीन थेरेपी क्या होता है, जीन थेरेपी का मतलब ये होता है एक मेडिकल टेक्निक है जिसमें अगर किसी भी पर्सन के अंदर कोई डिफेक्टेड जीन है, तो उस डिफेक्टेड जीन को हम लोग क्या करते हैं, हटा के, या क्या करते हैं, इफेक्टिव जीन उसमें डाल देते हैं, और इसी को कहा जाता है जीन थेरेपी कहा जाता है। इट इज़ मेडिकल टेक्निक यूज टू ट्रीट और क्योर जेनेटिक डिसऑर्डर और करेक्टिंग डिफेक्टिव जीन, जो डिफेक्टिव जीन है उसको हम लोग करेक्ट करेंगे। इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग ओनली द सिम्टम, जीन थेरेपी एम्स टू फिक्स द रूट कॉज ऑफ द डिजीज एट द डीएनए लेवल, मतलब कि किसी भी डिजीज को कॉज करने वाला जेनेटिक लेवल पे कौन है उसको जाके ठीक करता है, ठीक है। तो एडीए, एडीए का मतलब होता है बेटा एडेनोसिन डीएमिनेज, एक एंजाइम होता है। डिफिशियंसी इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। द एडीए जीन नॉर्मली हेल्प मेक एन एंजाइम नीड्स फॉर द इम्यून सिस्टम, है ना। मतलब कि एडीए क्या आगे क्या जो है बेटा ये बनाता है, ह्यूमन के अंदर जो इम्यून सिस्टम है उस इम्यून सिस्टम को ये बनाने का काम करता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि एडीए नहीं है, एडीए डिफिशियंट पर्सन है, तो ऐसे पर्सन को हम लोग क्या कर देंगे बेटा, क्या होगा कि SCID सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, इसका सबसे पहले जो है एक 4 साल की बच्ची थी उसमें किया गया था इसका यूज, ठीक है। इफ द डीएनए जीन इज फॉल्टी द एंजाइम इज नॉट प्रोड्यूस, अगर जीन उसका गड़बड़ है तो एंजाइम नहीं बनेंगे, जिसके चलते पर्सन डेवलप SCID हो जाएगा एंड हाईली प्रोन टू इन्फेक्शन। और उसमें भाई इम्यून सिस्टम का काम क्या है, जो भी इन्फेक्शन हो रहे हैं उन इन्फेक्शन को क्या करना, ठीक करना। जो भी डिजीज हो रहे हैं उनसे लड़ने की जो क्षमता है हमारी, वो कौन देख रही है, इम्यून सिस्टम देख रही है, ठीक है। आगे जब हम लोग इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो
अगर इस पूरे इम्यून सिस्टम को कौन देख रहा है, इसको कौन अंदर से देख रहा है बेटा, एडीए, ठीक है, कौन सा, एडीए जीन जो है वो जो एंजाइम बना रहा है एडेनोसिन डीएमिनेज, वो इसको देख रहा है, ठीक है ना बेटा, ठीक है। अगर इस ये क्वेश्चन आता है तो आप यही लिखोगे, जीन थेरेपी एक ऐसा मेडिकल टेक्निक है जिसमें हम लोग किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर को ठीक करते हैं, ठीक है, कैसे ठीक करेंगे, जो हमारा डिफेक्टिव जीन है उसको सही करेंगे, ठीक है, और कैसे किया जाएगा, जीन थेरेपी एक्सप्लेन यूजिंग एडीए डिफिशियंसी, कैसे जो है एग्जांपल लेके हम लोग देखेंगे उससे, SCID याद रखना। फिर हाउ जीन थेरेपी वर्क्स इन एडीए डिफिशियंसी, जीन थेरेपी कैसे जो है वर्क करती है, तो सबसे पहले पेशेंट का हम लोग जो है पेशेंट सेल आइसोलेट करेंगे, कहाँ से, बोन मैरो सेल्स और लिम्फोसाइट्स आर टेकन फ्रॉम द पेशेंट, फिर इंसर्शन ऑफ नॉर्मल जीन, फिर अ फंक्शनल नॉर्मल एडीए जीन इज इंसर्टेड इनटू दीज सेल्स यूजिंग हार्मलेस वायरस कॉल्ड वेक्टर, मतलब कि उसका पहले जीन निकाल लिए, ठीक है, पेशेंट का जीन निकालिए, फिर इसमें नॉर्मल जीन इंट्रोड्यूस कर दिए, फिर जीन का करेक्शन करेंगे, जीन का करेक्शन करने के बाद फिर री इंट्रोडक्शन इनटू द पेशेंट, फिर से उसको उस पेशेंट के अंदर भेज दिया जाएगा, रिजल्ट क्या होगा, द इम्यून सिस्टम इम्प्रूव्स बिकॉज एडीए एंजाइम इज नाउ प्रोड्यूस्ड। अब जो है मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई ये पर्सन है, इसका हम लोग क्या ले लेंगे, बोन मैरो है, इसके बोन मैरो से सेल निकालेंगे और सेल ये कैसी बेटा, डिफेक्टिव है। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग जो हमारा फंक्शनल एडीए है, फंक्शनल एडीए जीन है, इसको इंट्रोड्यूस किए, इसको इंट्रोड्यूस करने के बाद अब ये जो है दोबारा इसको फिर से भेज दिए किसके, इसी पर्सन के अंदर में। अब फिर से यहाँ से अपना जो है RBC WBC वगैरह सारी चीज़ें, क्यों हम लोग डब्ल्यू यहाँ से ले रहे हैं, क्योंकि देखो WBC यहीं से बन रही है, WBC जो है इम्यून रिस्पॉन्स देती है, ठीक ना, इसीलिए हम लोग इसको किस में इंट्रोड्यूस करें बेटा, बोन मैरो में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल, ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होते हैं ना, और इसके दो एग्जांपल दीजिए जो कि कहाँ पे यूज होते हैं, मेडिसिन में। ट्रांसजेनिक एनिमल ऐसे एनिमल होते हैं जिनके पास फॉरेन डीएनए होता है, मान लो ये कोई ए ऑर्गेनिज्म है, ये कोई बी ऑर्गेनिज्म है, अब इसका हम लोग जीन निकाले और इस जीन को भेज दिए किसके अंदर, बी के अंदर भेज दिए, तो ये जो हमारा बी हुआ, इस बी को हम लोग क्या कह देंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल कह देंगे। एक लाइन का ना हो तो कैसे कहेंगे, द एनिमल्स हैविंग फॉरेन डीएनए, द एनिमल्स हैविंग फॉरेन डीएनए इज कॉल्ड अ ट्रांसजेनिक एनिमल। इसका देखो यूज कहाँ, प्रोडक्शन ऑफ थेरेप्टिक प्रोटीन, जैसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स लाइक गोट्स और काउज आर यूज्ड टू प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन सच एज इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन और क्लॉटिंग फैक्टर इन देयर मिल्क विच आर द प्यूरिफाइड और ट्रीटिंग डिजीज। तो थेरेप्टिक प्रोटीन्स वगैरह में डिजीज रिसर्च एंड ड्रग की टेस्टिंग वगैरह में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। कुछ ट्रांसजेनिक एनिमल देखो, जैसे रोजी, ट्रांसजेनिक एनिमल जो है रोजी, तो ये किसके लिए है बेटा, काऊ के लिए है। ट्रांसजेनिक फिश कौन है, सैल्मन है, ट्रांसजेनिक फिश, ये सैल्मन क्या है, ट्रांसजेनिक फिश है। और ट्रांसजेनिक ये डॉली कौन है, ट्रांसजेनिक सीप है, ठीक है, भेड़। तो ये कुछ ट्रांसजेनिक एनिमल हो गया है। इसी तरीके से ट्रांसजेनिक रैट बनाए गए हैं, ट्रांसजेनिक माइस बनाए गए हैं, काऊ बनाई गई है। काऊ में ध्यान देना, इसके मिल्क में अल्फा लैक्टल ब्यूमिन, अल्फा लैक्टल ब्यूमिन प्रोटीन जो होती है, इसकी ठीक ठाक मात्रा होती है इसे दूसरी काऊ में, है ना। फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है बेटा, कौन सा, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एलिसा टेस्ट एंड इट्स एप्लीकेशन। एलिसा क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे इज अ laboratory technique used to detect and measure specific antigens or antibodies in a sample such as blood, serum or saliva. It works on the principle of antigen antibody binding, where an enzyme linked antibody reacts with the substrate to produce a color change indicating the presence and amount of the large molecule. ELISA is sensitive, specific and easy to perform, making it widely used in डायग्नोसिस। इसका एप्लीकेशन कहाँ पे हम लोग, जैसे HIV का जो डिजीज है, ठीक है, HIV वायरस है, यानी कि एड्स में, डेंगू के, हेपेटाइटिस बी के, कोविड-19 के डिटेक्शन में हम लोग यूज करेंगे किसका, एलिसा का, ठीक है ना बेटा। फिर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर वैक्सीन्स, वैक्सीन क्या होती है ना, वैक्सीन्स क्या होती हैं। तो देखो वैक्सीन क्या होते हैं बेटा, कि वैक्सीन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि ये तुम हो, या अभी एक एकदम ताज़ा एग्जांपल लेते हैं बेटा, अभी जो डिजीज़ है तो कोविड-19, ठीक है, कोविड-19,
तो कोविड-19 का जो वायरस था, इस वायरस का क्या नाम था? कोरोना वायरस था। ठीक, अब होगा ये कि जैसे आप कोरोना का वैक्सीन अगर लगवाए होंगे, तो इसमें हुआ क्या है, इस कोरोना को पहले हम लोग किए क्या, किल किए, यानी कि नॉन पैथोजेनिक किए। हम नॉन पैथोजेनिक करने के बाद इसी कोरोना वायरस को इंट्रोड्यूस कर दें आपके बॉडी में। क्या करें, इंट्रोड्यूस करें आपके बॉडी में। तो जिस चीज़ को हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको हम लोग कहेंगे क्या, वैक्सीन। और प्रोसेस आपका क्या हो जाएगा, वैक्सीनेशन हो जाएगा। अब इसका क्या दिखेगा यूज, अब ये कैसे काम करेगा। अब ये मान लो पैथोजन आपके बॉडी में गया, हमारी बॉडी के पास ये क्षमता है, ये जादू है कि वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी। ठीक है, और जब ये मान लो इसकी फोटो कॉपी बना के हमारी बॉडी अपने पास रख लेगी। ठीक, बी लिम्फोसाइट फोटो खींचने का काम करेगी, टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बना देगी। ठीक है ना, आप पढ़ोगे, इसको इम्यूनोलॉजी का कॉन्सेप्ट है ये। फिर फोटो बना के इसकी रख लेगी यहाँ पे। अब जब कभी असली वाला कोरोना आया आपके पास, ये कौन है, असली वाला कोरोना वायरस है। अब जब ये आपकी बॉडी में आएगी, तुरंत इसको याद आएगा, अरे भैया ये तो जो है कोई आया था इसके जैसा, तो अब आया था हमारे यहाँ कोई, पहचान जाएगा। अब तुरंत ये बी जो है बताएगी टी को, और टी लिम्फोसाइट तुरंत धड़ 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 क्या बनाने लगेगी, एंटीबॉडी बनाने लगेगी। और एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, जिसके चलते कोरोना क्या हो जाएगा, खत्म। है ना, ये वायरस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और आप क्या हो जाओगे, बच जाओगे। यही पूरा प्रोसेस है किसका बेटा, वैक्सीन और वैक्सीनेशन का। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। तो जो रिकॉम्बिनेंट और द ट्रेडिशनल वैक्सीन है, इसमें क्या डिफरेंस होता है। फीचर यहाँ पे जैसे पैथोजन क्या कौन सा यूज होगा, ट्रेडिशनल में होल पैथोजन यूज होगा, लाइव और किल्ड, जबकि रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन में ओनली स्पेसिफिक एंटीजन। ठीक है, मेथड क्या होगा, कल्चरिंग पैथोजन होगा, इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करेंगे। सेफ्टी में लेस सेफ है, ठीक है, क्योंकि लाइव वैक्सीन होती है ये। और रिकॉम्बिनेंट में क्या है बेटा, ये ज़्यादा सेफ होती है। इम्यून रिस्पॉन्स इसका जो है स्ट्रांग दिखेगा, और रिकॉम्बिनेंट का थोड़ा वीक दिखाई देगा। एग्जाम्पल जैसे बीसीजी, पोलियो, मीजल्स, ना इन सब का। और रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन का हेपेटाइटिस बी, एचपी वायरस। ठीक है, तो ये सब होता है। अब इसके बाद हमारे पास आता है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ पीसीआर इन डिजीज डायग्नोसिस। व्हाट पीसीआर डज, पीसीआर मतलब होता है बेटा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का हम लोग यूज करते हैं किसी भी जीन के एम्पलीफिकेशन के लिए। डिटेल पढ़ेंगे हम लोग जब बायोटेक का पहला पार्ट पढ़ेंगे, तो वहाँ पे। तो PCR amplifies DNA or RNA. It makes millions of copies of a specific genetic sequence. It makes it possible to detect a disease-causing organism even when only a tiny amount are present in the body. रोल क्या होगा इसका, अर्ली डिटेक्शन पता चल जाता है। ठीक है, सिम्टम आने के पहले हाई एक्यूरेसी होती है, आइडेंटिफाइज द एग्जैक्ट पैथोजन की पहचान कर लेगा ये, और कई प्रकार के डिजीज में इसका यूज किया जा सकता है। जैसे आप देखो ना, कोविड-19 में भी इसका यूज किया जाता है, पीसीआर। ठीक है, पीसीआर। अच्छा, जो कोविड-19 था, इसका वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या था बेटा, आरएनए था। तो ये किया गया कि इस आरएनए को पहले कन्वर्ट किया गया किसमें, डीएनए में। और कौन से एंजाइम, ये यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। फिर इसको हम लोग क्या किए, एम्पलीफाई कर दिए। तो वास्तव में देखो, इसको जो मिला दिए हम लोग आरटी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो क्या हो गया ये आरटी पीसीआर। अरे भैया, कोविड-19 के टेस्ट का नाम यही तो था, बताओ, आरटी पीसीआर ही तो था। सब चिल्ला रहे थे आरटी पीसीआर करवा लो, आरटी पीसीआर करवा ले रहे हैं हम। तो यही है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की हेल्प से पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे। ठीक, अब इसके बाद हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट कौन सा आता है बेटा, व्हाट आर बायोपायरेसी एंड बायो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप में, बायोपायरेसी एंड बायो पेटेंट। बायो पेटेंट का मतलब ये होता है बेटा कि जैसे कोई भी चीज़ है, उसको आप अपने नाम करवा लो। ठीक है, उसको अपने नाम करवा लो, तो ये कहा जाएगा क्या, बायो पेटेंट का दिया जाएगा। और इसका अगर कोई चोरी से बिना आपके बताए इसका मिसयूज करके, इसका मिसयूज इलीगल तरीके से अगर वो कोई प्रोडक्ट बना ले रहा है, उसकी मार्केटिंग कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बायो पायरेसी कहते हैं। जैसे इसमें देखो, नीम का हो गया, टर्मरिक का हो गया, बासमती राइस का हो गया। ठीक है ना, तो ये इन दोनों को आप याद रखना। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि आपके नाम का है पेटेंट, कहते नहीं कि का पेटेंट करवा लिए हो का, है ना, वही चीज़ है।
आपके नाम का है तो हो गया वो पेटेंट। और अगर उस पर कोई अपना अधिकार आपकी तरफ से बिना पूछे लीगल तरीके से कोई प्रोडक्टिव काम कर रहा है तो वो आपका क्या कहा दिया जाएगा, बायो पायरेसी कहा जाएगा। अच्छा, अब आगे क्या है अच्छा, जीएम क्रॉप्स का जो हमारे पास जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं उनका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो देखो, एडवांटेज क्या है कि हायर क्रॉप यील्ड होता है, हेल्पिंग टू मीट फूड डिमांड, रेजिस्टेंस टू पेस्ट एंड डिजीज होता है, ठीक है, क्रॉप लॉस को जो है रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस नीड फॉर केमिकल पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड का यूज कम होता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है, बेटर बेटर टॉलरेंस होता है, किसके लिए, जो ड्रॉट है, सैलिनिटी है और सॉयल की कंडीशन अच्छी नहीं है, लॉन्गर शेल्फ लाइफ होती है इनकी, फूड वेस्ट को कम करते हैं ये, कैन लोअर फार्मिंग कॉस्ट, खेती करने की इनकी कम लागत आ सकती है, हेल्प्स फार्मर्स इन एरियाज विच हार्श ग्रोइंग कंडीशन, ठीक। डिसएडवांटेज क्या है, पॉसिबल लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट आर स्टिल डिबेटेड, कैन लीड टू पेस्ट डेवलपिंग रेजिस्टेंस ओवर टाइम, बहुत ज़्यादा यूज करोगे तो भैया जो पेस्ट है वो भी तो इसका आदी हो जाएगा ना। इसे तुमको अगर हमेशा कोई डांट रहा है, एक बार डांटा तो आपको बुरा लगेगा, 2 बार डांटेगा आपको बुरा लगेगा, 3 बार डांटेगा आपको बुरा लगेगा, लेकिन एक समय आएगा तो आप कहोगे जाए दो, जाए दो, है ना, उनकी आदत है ये, तो वही चीज़ है, वैसे पेस्ट भी उसके रेजिस्टेंस हो जाएंगे। इंक्रीज्ड यूज ऑफ स्पेसिफिक हर्बिसाइड इन सेम जीएम क्रॉप्स, पोटेंशियल एलर्जिक रिएक्शन जो है बढ़ा देगा, इन्वायरमेंटल रिस्क जो है रहता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि मोनोकल्चर फार्मिंग होने लग रही है यहाँ पे, मोनोकल्चर मैंने एक ही तरह की खेती हो रही है, ठीक है ना। सीड्स आर ऑफन एक्सपेंसिव, कंट्रोल्ड बाय लार्ज कंपनीज, और फिर इसका एथिकल एंड सोशल कंसर्न्स अबाउट मॉडिफाइंग नेचुरल ऑर्गेनिज्म। तो ये पूरा चैप्टर लॉक होता है बेटा कौन सा, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक का, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे बेटा कंप्लीट होता है, और अगर इसमें और कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप पूछिएगा, हम आपको उसका पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है ना बेटा, कमेंट आप कर दीजिएगा। और ये सारे इतना वीडियो आप देखें इसके लिए बेटा आपका थैंक यू। अब नेक्स्ट किस टॉपिक पे हम लोग जो है वीडियो बनाएं या किस टॉपिक के क्वेश्चंस आपके सामने रखें हम उनको आप बता देंगे कमेंट में, तो हम आगे उसी पे फोकस कर देंगे, ठीक है ना बेटा। और ये जो क्वेश्चंस बता रहे हैं बेटा ये कई सालों की मेहनत है हमारी, और इसको आप पढ़िएगा, वीडियो जो है सही लगे आपको, अच्छा लगे तो इसको आप शेयर भी कीजिएगा, ठीक है ना बेटा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।